तो जी, लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है जो बताएं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फर्दर टैक्स जो है, अगर हम सेल्स कर रहे हैं किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो हमारा फर्दर टैक्स जो है वो हम उसके ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है किसी किस्म का तो ज़रा मुझे बताएं। अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था फ्राइडे को? यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बताएं, अगर नहीं है फिर हम आगे चलते हैं। फर्दर टैक्स आउटपुट टैक्स पे, हाँ, जो आपने सेल्स की है ना, जितने की आपने सेल्स की है उसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं? चार्ज कर रहे होते हैं। और कोई सवाल है तो मुझे बताएं। और कोई सवाल किसी का है तो मुझे बताएं। आगे चलें। तो जी आगे देखते हैं। और आगे हम डिस्कस आउट करते हैं। अब हमने रूल जो पढ़ा है कि डिफर्ड टैक्स जो है 18% जो है वो 4% जो है वो चार्ज होगा जब भी हम किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब हमने देखनी है इस रूल की एक्सेप्शंस। और ये वाली चीज जो है, जो इस रूल की एक्सेप्शन है, ये एक सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि हम सेल्स तो कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन इनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो हमारा चार्ज नहीं हो रहा होगा। तो ये थ्योरेटिकली भी इम्पोर्टेंट एरिया है कि एक्सेप्शन, और न्यूमेरिकली भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपको न्यूमेरिकल्स में भी ये मिलेगा, और आपको अगर न्यूमेरिकल में नहीं तो ये थ्योरेटिकली जो है वो चीज़ लाजमी मिल रही होगी। तो सुपर इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं क्या है, कैसे नहीं है, और इसको जरा हम यहाँ पे चार्ज करते हैं। देखें, पहली बात है, अब ये कौन सी एक्सेप्शन है? अब ये 6 नंबर का सवाल भी मिलेगा आपको, या आपको 5 नंबर का भी आपको सवाल जो है वो मिल रहा होगा। तो ये लिस्ट में से चंद चीजें जो हैं वो आपने क्या करनी है, याद रखनी है। पहला कौन सा आता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की है डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर कंज्यूमर को, तो इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम इनसे 18% टैक्स ही चार्ज करते हैं। हम इनसे फर्दर 4% टैक्स जो है कभी भी चार्ज नहीं करते। देखें, आप लोग जो हैं, क्या सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है? बताएं जरा। आप लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं? नहीं है ना? आपके घरों में बिजली का बिल जब आता होगा, तो आपने कभी अपने घरों में बिजली का बिल देखा हो तो आपके घरों के बिल में सिर्फ और सिर्फ 18% टैक्स जो है वही चार्ज किया गया है। फर्दर टैक्स जो है वो कभी भी चार्ज नहीं किया गया। यहाँ पे घरों के बिल हैं, उसमें सिर्फ 18% टैक्स चार्ज है, फर्दर टैक्स जो है वो उसमें चार्ज नहीं है। ऑल्दो यू आर रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड हैं नहीं, आप अनरजिस्टर्ड हैं, लेकिन आपसे फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जा रहा होता। गॉट इट?
सिमिलरली जो नेचुरल गैस वगैरह जो है वो सप्लाई की जा रही होती है, उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। अब देखिए, आपके घरों में है, आप घरों में बैठे हुए हैं, और घरों में आपको गैस का कनेक्शन भी होगा एस एन जी पी एल से या SSPL से। तो आपके बिल के ऊपर जस्ट 18% टैक्स जो है वही चार्ज हो रहा होगा। फर्दर टैक्स जो है वो कभी भी चार्ज नहीं हो रहा होता। गॉट इट। उसके बाद मोटर ऑयल हो गया, डीजल ऑयल हो गया, जेट फ्यूल हो गया, केरोसिन ऑयल वगैरह हो गया, इनके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। देखें, आप लोग जाते हैं, आप लोग जाके पेट्रोल जो है वो डलवाते हैं। क्या आप लोग अपनी बाइक में जाके जब पेट्रोल डलवा रहे होते हैं, तो क्या आप लोग रजिस्टर्ड हैं? क्या वो पेट्रोल वाला पंप वाला पूछता है कि जी अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो दिखाएं, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है दिखाएं? पूछता है आपसे? बताएं, पूछता है। लेकिन आपको वो पेट्रोल तो डाल देते हैं, लेकिन उस पेट्रोल के ऊपर वो आप लोगों से फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। जो एक रजिस्टर्ड बंदे से टैक्स लिया जा रहा होगा, वही टैक्स जो है वो क्या ले रहा होगा, आपसे भी कैलकुलेट जो है कर रहा होगा। उसके अलावा जो रिटेलर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, अगर वो एंड कंज्यूमर को गुड्स बेच रहे हैं, तो रिमेंबर कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। अच्छा, ये रूल आपने ना याद रख लेना है, ये वाला रूल आपने याद रखना है कि जब भी आप एंड कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर का मतलब होता है वो बंदा जिसने उन गुड्स को इस्तेमाल करना है, वो बंदा जिसने उन गुड्स को इस्तेमाल करना है, यूज करना है, अगर आप उसको गुड्स बेच रहे हैं उनके कंजम्पशन के लिए, तो रिमेंबर उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। आप जाते हैं दुकान के ऊपर, आपने फॉर एग्जांपल कुरकुरे लेने हैं, लेज लेनी है, आप कोई चीज़ लेते हैं तो आप फटाक चार्ज नहीं करते। आपने सीमेंट लेना है, सीमेंट के ऊपर भी कोई आपसे फटाक चार्ज नहीं होगा। आपने बाइक खरीदनी है, आपने गाड़ी वगैरह लेनी है, आपसे कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। तो एंड कंज्यूमर को कभी भी चीज़ बेची जाएगी, फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा, इंक्लूसिव ऑफ फूड, बेवरेजेस, व्हीकल वगैरह। फॉर टैक्स चार्ज नहीं होता। अब इस एग्जांपल को ना जरा ध्यान से सुनिएगा। देखें तो, एक है बंदा जो क्या बना रहा है, पंखे बना रहा है, फैन मैन्युफैक्चरर है। अगर ये फैन मैन्युफैक्चरर जो है ये आगे सामान बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आगे सामान बेचता है होलसेलर को, और आगे वो जो है बेच रहे होते हैं। अच्छा जी, देखिए जी, एक फैन मैन्युफैक्चरर है, और वो अगर सामान बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर उसका रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इससे फर्दर टैक्स जो है 4% चार्ज कर रहा होगा, इससे इजाफी टैक्स जो है वो लिया जाएगा। लेकिन अगर एक फैन मैन्युफैक्चरर है और वो डायरेक्टली बेचता है स्कूल को, एक किसी स्कूल को पंखे बेचते हैं,
अब यहाँ पे जो स्कूल है उसने क्या करना है, उसने इन पंखों को कंज्यूम करना है, उसने इन पंखों को यूटिलाइज करना है, उसने इन पंखों को यूज करना है। अब यहाँ पे जो स्कूल वाला है वो कौन है, एंड कंज्यूमर है। अब स्कूल वाला कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होगा, स्कूल वाला कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होगा, बट स्टिल क्या किया जाएगा, वो उससे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सिमिलरली आप जाकर किसी आउटलेट से खरीद लेते हैं चीजें, आप जाके किसी भी एज एंड कंज्यूमर के तौर पर ले रहे हैं फैक्ट्री आउटलेट वगैरह से, तो आपके ऊपर भी कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। रिमेंबर, जो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर से लिया जा रहा है ना, जो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को चीजें बेची जा रही हैं, आपसे फर्दर टैक्स कभी भी चार्ज नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जी आप लोग जाएं और आप जाके टीवी लेके आए, अब आप टीवी लेके आ रहे हैं, एंड कंज्यूमर है, आप रजिस्टर्ड कोई नहीं है, लेकिन आपसे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो एंड कंज्यूमर को जब हम चीज बेच रहे होते हैं, उससे कभी भी किसी किस्म का भी फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। गॉट इट? समझ आई इस चीज की? उसके बाद हम चलते हैं आगे। वो तमाम आइटम जो रिटेल आइटम्स हैं जो थर्ड स्केड्यूल में लिस्टेड हैं, थर्ड स्केड्यूल हम हाँ कल डिस्कस कर रहे होंगे, आपको समझ आएगी क्या होता थर्ड स्केड्यूल क्या नहीं होता। लेकिन रिमेंबर, वो तमाम आइटम्स, वो तमाम चीज़ें जो थर्ड स्केड्यूल में लिस्टेड हैं, इन्हें हम रिटेल आइटम कहते हैं। उन रिटेल आइटम्स के ऊपर कभी भी किसी किस्म का भी फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। अब आप समझ सकते हैं रिटेल आइटम में वो आइटम्स आती हैं जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जिनकी कीमतें जो हैं वो प्रिंटेड होती हैं, जिनकी कीमतें प्रिंटेड होती हैं, उनके ऊपर कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो हमारा चार्ज नहीं हो रहा होता। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। सिमिलरली जो स्टील मेल्टर्स होते हैं, जो री रोलर्स होते हैं, जो शिप ब्रेकर्स वगैरह होते हैं, अगर ये कोई किसी किस्म की सप्लाई कर रहे हैं, इनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो हम चार्ज नहीं कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम आगे चलें तो ये जो सेकंड हैंड क्लोथ्स होते हैं, ये जो प्री फैब्रिकेटेड आइटम्स होती हैं, ये प्री लव्ड का आजकल बड़ा कंसेप्ट आया हुआ है जी, ये थ्रिफ्ट आइटम्स हैं, ये प्री लव्ड आइटम्स हैं, इनके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। उसके अलावा वो तमाम आइटम जो फिफ्थ स्केड्यूल में रजिस्टर्ड हैं, अब हमने फिफ्थ स्केड्यूल के बारे में पढ़ा हुआ था कि ये वो आइटम्स होती हैं जो जीरो रेटेड हैं। ये कौन सी हैं? वो आइटम्स जो जीरो रेटेड आइटम्स हैं। ये जो जीरो रेटेड आइटम्स होती हैं, इनके ऊपर भी कभी भी किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो हम चार्ज नहीं कर रहे होते, कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। गॉट इट? उसके बाद अगर आपने सप्लाईज की हैं किसी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को, किसी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, या सेमी गवर्नमेंट इदारों को, या स्टेचूटरी बॉडी वगैरह को हम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। उसके अलावा जो वाइट क्रिस्टलाइन शुगर होती है, या जो फॉर्म, ये मैट्रेस वगैरह मिल रहे होते हैं, इसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। उसके अलावा जो स्टील सेक्टर हो गया या एडेबल ऑयल सेक्टर वगैरह हो गया, इनको अगर हम बेच रहे हैं तो इनके ऊपर प्रोडक्ट चार्ज नहीं होता। अगर आप देखें, आप घर के लिए जाते हैं, तेल लेके आते हैं, स्टील वगैरह लेके आते हैं, तो इनके ऊपर कोई किसी किस्म का प्रोडक्ट चार्ज नहीं होता। कि आप लोग रजिस्टर्ड हैं? द आंसर इज नो, यू आर नॉट रजिस्टर्ड। लेकिन आपसे वो फर्दर टैक्स नहीं लेते, तो इन चीज़ों के ऊपर फर्दर टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होता। तो ये चीज़ जो है वो क्या रखनी है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, देखना है कि किन के ऊपर प्रोडक्ट चार्ज है और किन के ऊपर प्रोडक्ट वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होगा। अब ये चीज़ है कि अगर आप डायरेक्टली फैक्ट्री आउटलेट से ले रहे हैं, या
एंड कंज्यूमर वगैरह से आप चीज़ जो है वो ले रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई किसी किस्म का फीडर टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होगा। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ को बेच दी जाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, हॉस्पिटल्स वगैरह को, अब ये सारे हैं तो एंड कंज्यूमर, लेकिन इनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का भी फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। गॉट इट। ये एक्सेप्शन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के सामने मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों के पास अभी पीडीएफ ओपन करने का टाइम है, जरा चैप्टर नंबर 2 ओपन कीजिएगा, और चैप्टर नंबर 2 ओपन करके 22 उसमें ओपन करके देखिएगा कि बताएं जी क्या समझ आई है। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कोई से 5 से 6 पॉइंट जो है वो आपने क्या करनी है, वो आपने याद रखनी है कि जी हमारे कोई 5 से 6 पॉइंट क्या है क्या नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकली ये लाजमी आएगी। खास तौर पर ये सेल्स टू एम्प्लॉयज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और ये फैक्ट्री आउटलेट से सेल वगैरह होती हैं, ये आपको लाजमी पेपर में आएंगी। तो ये क्लियर है कि ये नॉर्मल रूल की एक्सेप्शन है कि क्या है और क्या नहीं है। जी जनाब, ये क्लियर है। अब देखें, पास पेपर में ये सवाल आया हुआ है मार्च 2018 के अटेम्प्ट का। ये सवाल है जी मार्च 2018 के अटेम्प्ट का। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताएं समझ आती है? जरा क्वेश्चन पढ़ के बताएं समझ आती है कि नहीं आती? तो ये सवाल है। अब देखिए इस तरह का सवाल जो है तो पेपर में आपको क्या होगा, गिवन होगा कि बताएं जी ये रूल्स जो है उसकी एक्सेप्शन बतानी है आपने। अब ये इसे कर ले 4%। कहता है जी लिस्ट द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग जनरल रूल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। कि हमने क्या करनी है, हमने इसकी एक्सेप्शन जो है वो बतानी है। अब रूल है वेयर द टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो कोई भी टैक्सेबल सप्लायर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं तो आप उससे 18% टैक्स जो है वो चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स की है तो 18% के अलावा 4% टैक्स भी चार्ज किया जाता है। हमने क्या करनी है, हमने इस रूल की एक्सेप्शन बतानी है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो हम चार्ज नहीं कर रहे होते। ये चीज़ हमने क्या करनी है, इसको बतानी है। ठीक है। अब इसमें से आप लिख सकते हैं, देखिए कौन कौन से पॉइंट है। वाइट क्रिस्टलाइन शुगर ये लिख सकते हैं। नंबर 2 हो गया, आप इसमें लिख सकते हैं सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डोमेस्टिक कंज्यूमर एंड उसके अलावा सप्लाई ऑफ गैस टू डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो बीच में आ सकती है। और इसके अलावा क्या बीच में आएगा बताएं? सेकेंड हैंड वारंट कॉस्ट बीच में आ जाएंगे। फिर स्केजुअल गुड्स जो आ जाएंगी बीच में। फिर सेल्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर वगैरह जो है, ये सारा कुछ जो है वो क्या होगा हमारा बीच में आ रहा होगा। गॉट इट। ये सवाल क्लियर है। अब ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो जो हमने स्टार्टिंग लेक्चर पढ़ा था और उसमें हम जब एनालिसिस देख रहे थे थ्योरेटिकल क्वेश्चन वगैरह का, उसमें हमने देखा था कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो है वो शुमार हो रहे थे। उसमें एक सवाल था स्प्रिंग 18 की अटेम्प्ट का, जिसमें 25% बच्चे जो हैं सिर्फ वो क्या कर पाए थे, पासिंग मार्क्स जो है वो ले पाए थे। तो रिमेम्बर वो जो है ना वो इसी सवाल था। ये आपके सामने क्वेश्चन जो है वो गिवन है। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो आपने क्या किया था, उस अटेम्प्ट में आया हुआ था 3 नंबर का, जो हमें पेपर में गिवन था। गॉट इट, समझ आई? जी जनाब। आगे चले। उसके बाद ना एफबीआर के पास ना ये पावर है कि वो किसी भी आइटम का टैक्स ज्यादा फिक्स कर सकता है, वो किसी भी आइटम का टैक्स जो है वो कम फिक्स कर सकता है। ये पावर्स जो है ये एफबीआर के पास मौजूद है। लाइक आपकी चैप्टर में ना एक सेकंड या थर्ड पेज पे चैप्टर नंबर 22 में एक गिवन होगा एट स्केड्यूल। एट स्केड्यूल जो है वो होता है हमारा रिड्यूस आइटम का। अब ये जो रिड्यूस आइटम क्या होती है
कि इनके ऊपर टैक्स जो है वो तो चार्ज हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर टैक्स जो है वो कम रेट के ऊपर चार्ज हो रहा है। जैसे फर्टिलाइजर्स के ऊपर कम है, गोल्ड के ऊपर कम है। अब ये रेट, ये लिस्ट आपने याद नहीं रखनी है, तो पेपर में जस्ट रेफरेंस के लिए गिवन की है कि इनके ऊपर जो है वो हम कम रेट के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी आपने फ्लेवर्ड मिल्क पिए, कूल अलावा का हो गया या नूरपुर का हो गया, जो फ्लेवर्ड मिल्क आते हैं, चॉकलेट हो गया, स्ट्रॉबेरी वगैरह हो गया, पिए आपने? कभी आपने गौर किया हो कि जो आप टेट्रा पैक जूस पी रहे होते हैं ना, उस टेट्रा पैक जूस के ऊपर आपका टैक्स जो है वो 18% जो है वो लगा होता है, लेकिन वो जो फ्लेवर्ड मिल्क होते हैं उनके ऊपर आपका टैक्स जो है वो 10% होते हैं। फिर ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्लू बैंड हो गया, इस तरह की चीजें जो है, इनके ऊपर टैक्स कम होते हैं। फर्टिलाइजर्स के ऊपर टैक्स कम है, 18% नहीं है। चीनी के ऊपर टैक्स जो है कम है। तो उसने यहाँ पे हमें लिस्ट प्रोवाइड की है कि वो उनसे 18% से भी कम टैक्स ले रहा होता है। अब इसी एफबीआर ने हमें एक और लिस्ट प्रोवाइड की है थर्ड शेड्यूल में जाके, कि अगर हम कोई इंपोर्टेड आइटम्स लेके आते हैं, जैसे इंपोर्टेड बिस्टिक्स कह रहा हूँ, इंपोर्टेड बिस्किट्स हों, इंपोर्टेड सर्फ हो, इंपोर्टेड बेवरेजेस वगैरह हो, इंपोर्टेड क्रीम्स हो, सिरप्स हो, बॉटल्स वगैरह हो। अब लोकल टूथपेस्ट के ऊपर रेट 18% है, 18% टैक्स देते हैं हम लोग। इम्पोर्टेड जो होगी उसके ऊपर 25% होगा। अब छोटी गाड़ियों के ऊपर रेट 18% है, बड़ी गाड़ियां जो डबल वैगन व्हीकल डाले हैं उनके ऊपर रेट जो है वो हमारा 25% है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे उसने ये मेंशन किया हुआ है कि उसके पास पावर है, वो क्या कर सकता है, वो रेट को कम भी बता सकता है और वो रेट को ज्यादा भी लेकर चल रहा होता है। इज दैट क्लियर? अब पास्ट पेपर का ना बड़ा ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है, नेम द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ये इम्पोर्टेंट है, और ये 5 नंबर का आपको सवाल आएगा पेपर में, और इसको आपने ऐसे लिखना है, बताएं जी किन किन लोगों का रजिस्टर्ड होना लाजमी है। ये सवाल है, किन किन लोगों का रजिस्टर्ड होना लाजमी है। इसका हमने क्या करना है, यहाँ पे जवाब देना है। देखें, सबसे पहली बात है, वो तमाम एक्सपोर्टर जिन्होंने रिफंड लेना है। हम ये पढ़ के आए थे कि एक्सपोर्ट्स पे हमें क्या मिलता है, रिफंड मिलता है। जिन्होंने रिफंड लेना है, रिमेंबर, उनके लिए लाजमी है रजिस्टर्ड हो। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं होगा वो कभी भी किसी किस्म का उसको रिफंड वगैरह जो है वो नहीं मिल सकते। तो वो तमाम एक्सपोर्टर जिन्होंने रिफंड्स वगैरह लेने हैं उनके लिए लाजमी है वो क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। उसके अलावा इम्पोर्टर, अब इम्पोर्टर वो है जो बाहर से गुड्स को लेके आ रहा है, बाहर से गुड्स को ला के बेच रहा है। अब रिमेंबर, ये जो इम्पोर्टर्स वगैरह हैं इनके लिए भी क्या है, इनके लिए भी लाजमी है, इनके लिए भी एसेंशियल है, ये क्या होंगे, कि ये लोग जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे होंगे। उसके अलावा जो होलसेलर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं, इनके लिए भी लाजमी है, ये क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। फिर बात करते हैं रिटेलर की। अब रिटेलर में हमारे पास कौन आते हैं, दुकानदार आते हैं। अभी छोटे मोटे दुकानदार में हमने इन्हें क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। अब इनके लिए क्या है, इनके लिए लाजमी है जो सिर्फ टीयर 1 रिटेलर हैं। कौन से हैं, जो हमारे टीयर 1 रिटेलर हैं, उनके लिए लाजमी हमने किया गया है कि ये लोग क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। जैसे मेट्रो हो गया, कारफूर हो गया, उसके अलावा इम्तियाज मॉल हो गया, यूरो स्टोर हो गए, बड़े बड़े स्टोर्स के लिए लाजमी है। हाँ, छोटे दुकानदार जैसे असलम भाई हो गए, रशीद भाई हो गए, इनके लिए लाजमी नहीं है। ये लोग जो है ये रजिस्टर्ड वगैरह नहीं हो रहे, तो हमने बता दिया कि इनके लिए जो है वो रजिस्टर्ड होना लाजमी है, और इनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर की बात करें, तो मैन्युफैक्चर में हमने कह दिया है, कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगी। कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा जितने भी लोग हैं वो क्या हो रहे होंगे, वो रजिस्टर्ड हो रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है वो हमने क्या की हुई है, यहाँ पे गिवन की हुई है कि ये लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगे, और ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो ये टेबल है। अब इस टेबल को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट दैट टेबल इन योर ओन वर्ड्स।
अब 5 नंबर का सवाल आएगा जी, नेम द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, importer is required to be registered, importer who obtains refund required to be registered, retailer other than retailer में आएगा सिर्फ tier 1 retailer required to be registered, मैन्युफैक्चर में आएगा अदर देन कॉटन इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। तो ये चीजें जो है वो आपने क्या करनी होंगी, उसको बतानी होंगी। ये क्लियर है? उसके बाद है कॉटेज इंडस्ट्री, सुपर इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ इससे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पेपर में है ही कोई नहीं। इसके अलावा मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये हो और इसमें से वो पेपर ना पूछे। कॉटेज इंडस्ट्री आपको थ्रेटिकल भी आएगी, या अगर थ्रेटिकल नहीं आई तो न्यूमेरिकल में 100%, 110% जो है इसकी डेफिनेशन आपको पेपर में आएगी। कोई भी ऐसी अटेम्प्ट नहीं गुजरी पास्ट पेपर्स की जिसमें से कॉटेज इंडस्ट्री उसने ना पूछी हो। तो वो लाजमी क्या करता है, पेपर आपसे पूछ रहा होता है, लाजमी। वो क्या करता है, वो आपसे लाजमी पेपर जो है वो पूछ रहा होगा। अब कॉटेज का मतलब क्या होता है, घर। और कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, कॉटेज इंडस्ट्री हमारी होती है घरेलू सनद, मतलब ये वो इंडस्ट्री है जो घरों में हमने बनाई हुई है। अब ये जो लोग हैं इनको हमने क्या दिया है, ये एग्जेम्प्ट है। एग्जाम्प्ट का मतलब क्या है कि इनको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्प्ट का मतलब क्या है, एग्जाम्प्ट का मतलब है कि इन लोगों को रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। अब दैट डजंट मीन कि इनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। हाँ, अगर हम इनको सामान बेचेंगे तो हम इन पे क्या करेंगे, इनसे सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होंगे जब इनको बेचा रहेगा। लेकिन जब इनसे खरीदेंगे तो इनके ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, बिकॉज ये रजिस्टर्ड नहीं है। ना इनको रजिस्टर्ड होने की जरूरत है, इन्हें हमने खुद कह दिया है कि आप लोग क्या हैं, आप लोग एग्जाम्प्ट हैं, आप लोगों को किसी किस्म की रजिस्टर्ड होने की जरूरत जो है वो नहीं है। तो जब हम इन्हें बेचेंगे तो इनसे हम सेल्स टैक्स तो लेंगे, लेकिन इनसे हम कभी भी किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं कर रहे होंगे। अब वो कौन सी इंडस्ट्री है, रिमेंबर वो तमाम इंडस्ट्री जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हैं। अब इसका मतलब है ये सब का सब, ये क्या है, ये सब का सब जो है वो क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। क्या पहली बात है कि यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करें जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है सिर्फ उसकी ही बात कर रहे होंगे। नंबर वन, क्या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो क्या कंडीशंस हैं, ये 4 कंडीशंस हैं। मतलब वो तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो शुमार होती है। अब चूंकि ये हमारी कॉटेज इंडस्ट्री में शुमार हो रही होती हैं तो इनको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। अब वो कंडीशंस क्या है, पहली बात नंबर वन, कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि उसके पास कोई किसी किस्म का इंडस्ट्रियल कनेक्शन गैस का या बिजली का नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक मीटर हो, ठीक है, डोमेस्टिक मीटर के ऊपर ऑपरेट कर रहा है कोई मसला नहीं है, बट इंडस्ट्रियल मीटर नहीं होना चाहिए। नंबर टू, वो रेजिडेंशियल एरिया में लोकेट होना चाहिए। कहाँ पे, रेजिडेंशियल एरिया में लोकेट होना चाहिए, किसी कमर्शियल एरिया में या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री ना लगा हो, यूनिट ना लगा हो। नंबर थ्री, उसका जो टोटल लेबर है, जो टोटल मजदूर है वो कितने होंगे, 10 होंगे। टोटल मजदूर 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जो टोटल टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब है टोटल सेल्स, जो टोटल सेल्स हैं वो उसकी 8 मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो तमाम इंडस्ट्रीज, वो तमाम इंडस्ट्रीज जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं उसे हम क्या कहेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे। और जो कॉटेज इंडस्ट्री है फिर उसके लिए रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हो रही होगी। तो ये डेफिनेशन है, ये 5 बातें हैं, याद रहेंगी। कौन कौन सी, नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होना चाहिए। नंबर टू, उसके पास कोई किसी किस्म का इंडस्ट्रियल गैस का या कोई किसी किस्म का इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए।
नंबर 3, लोकेट कहाँ पे होना चाहिए? इट शुड बी लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया। कहाँ पे होना चाहिए? रेजिडेंशियल एरिया में जो है वो लोकेट होना चाहिए। ठीक है। नंबर 4, उसकी लेबर जो है वो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 10, कभी भी 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, जो उसकी टोटल टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब है सेल्स, उसकी टोटल सेल्स जो है वो कभी भी 8 मिलियन से 80 लाख से ज्यादा नहीं। और ये टर्नओवर एनुअल है, सालाना सेल, मतलब पहले महीने से लेके आखिरी महीने तक टोटल सेल जो है वो 8 मिलियन तक होनी चाहिए। अगर जो इसको फुलफिल कर देगा उसे हम क्या कहेंगे? वो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री कंसिडर हो रहा होगा। और जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री होगी उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर हम इन्हें बेच रहे होंगे तो इनके ऊपर हम नॉर्मल टैक्स तो लगाएंगे 18%, लेकिन इनके ऊपर कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा हो। ठीक है। और जब ये बेचेंगे, बिकॉज ये एग्जेम्प्ट है, अब चूंकि ये एग्जेम्प्ट है तो इनके लिए इनको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं ले सकते, बिकॉज ये क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट होते हैं। गॉट इट? जी जनाब, ये क्लियर है। डेफिनेशन याद रहेगी। जी जनाब, डेफिनेशन याद रहेगी। अगर सब्सिक्वेंटली इसका टर्नओवर इंक्रीज होगा तो वो कॉटेज इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बनेगी। अगर वो कॉटेज इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बनेगी तो उसको फिर रजिस्टर होना पड़ेगा, बिकॉज उसको फिर वो टर्नओवर को नहीं है ना, लिमिट लगा दिया, वो लिमिट से ऊपर जा रही है तो उसको फिर रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ेगा, फिर वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं रहेगी, फिर वो एग्जाम्प्ट नहीं रहेगी। अब ये पास्ट पेपर का एक बड़ा मशहूर सवाल है और ये भी वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन में आता है कि briefly discuss the situation under which a cottage industry is required to be registered under Sales Tax Act 1990। बताएं जी किन कंडीशंस में कॉटेज इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड होने की जरूरत है। सर ये डेफिनेशन है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री इन तमाम क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रही है उसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वो हमसे सवाल पूछ रहा है, बताएं वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत है। तो क्या करेंगे? अब इस तरह का जब सवाल आता है ना तो बच्चे बड़े फंसते हैं कि भी कैसे जवाब होगा, कैसे नहीं होगा, और ब्ला 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 ब्ला। सिंपल सा जवाब है। अब देखें, आप लिखें डेफिनेशन ये वाली। एक कॉटन इंडस्ट्री क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जिसका कोई इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल बिजली कनेक्शन नहीं है, लोकेटेड रेजिडेंशियल एरिया में है, टोटल लेबर फोर्स जो उसकी 10 है, एनुअल टर्नओवर 8 है। ये लिख दिया। लिखने के बाद सिर्फ एक लाइन लिख दे कि इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन जो उसने गिवन की है, अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ऐसी है जो फुलफिल नहीं होती तो क्या होगा? उसको रजिस्टर्ड होना होगा। सिंपल। यानी डेफिनेशन लिख के आपने एक ही लाइन कहनी है, इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन दैट डज नॉट सेटिस्फाइड देन कॉटेज इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। गॉट इट? समझ लगी इस सवाल का जवाब कैसे देना है आप लोगों ने? उसके बाद है एक्स्ट्रा टैक्स। अब ये रीड ओनली है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है हम जाके उसको पढ़ेंगे डिटेलर्स में भी, कि गवर्नमेंट के पास ना पावर है कि वो 18% टैक्स तो ले रही है, 18% के अलावा वो और मजीद जो है वो टैक्स आपसे ले सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितना लेगी? 18% ही लेगी। लाइक वो किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के ऊपर, किसी स्पेशल क्लास के ऊपर या स्पेशल गुड्स के ऊपर वो क्या कर सकती है? एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा सकती है। जैसे हम जाके बात करेंगे आगे कल के लेक्चर में कि जो हमारे नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर होते हैं, जो गली मोहल्ले के दुकानदार हैं,
जैसा कि हो गया अपना रशीद भाई की दुकान हो गई, असलम भाई की दुकान हो गई, बशीरे की दुकान हो गई, जो गली मोहल्ले में दुकानदार हैं, इनके बिजली के बिलों में गवर्नमेंट 18% टैक्स भी ले रही है, और गवर्नमेंट 18% के अलावा 5% या 7.5% टैक्स भी ले रही होती है। तो वो जो 18 के अलावा लिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा टैक्स कहला रहा होता है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, ये पेपर में ये नहीं पूछेगा। एक्स्ट्रा टैक्स कभी भी एडजस्टेबल नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास कैपेसिटी टैक्स। कैपेसिटी टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है कि यार कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वो प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर क्या कर रही होती है, टैक्स लगा के बैठी होती है। मतलब आपकी सेल्स वगैरह के ऊपर टैक्स नहीं ले रही होती, वो टैक्स ले रही होती है कि आपने कितना जो है वो गुड्स बनाई हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, उसकी बेसिस के ऊपर क्या कर रही होती है, वो फिक्स टैक्स जो है वो ले रही होती है। जैसे ईंटों का भट्टा है, अब ईंटों के भट्टे के ऊपर वो कभी भी नहीं पूछते जी आपकी ईंटों की सेल्स कितनी है कितनी नहीं है, उस पर नहीं पूछते। कहते नहीं आपका भट्टा यहाँ लगा हुआ है, आप पर मंथ हमें 9,000 दे दें, आप पर मंथ हमें 8,000 दे दें, चाहे आपकी ईंटें 100 बिके, 10 बिके, 1,000 बिके, करोड़ बिके, अरब बिके, उनको फिर आपकी सेल्स से, उनको आपको सेल्स के वॉल्यूम से कोई कंसर्न नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर पर मंथ एक फिक्स अमाउंट के ऊपर लेके जा रहे हैं। ये आपको क्या कहलाता है, कैपेसिटी टैक्स जो है वो कहला रहा होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो ईंटों का भट्टा आ रहा होता है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो जो स्टील प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, शिप प्लेट्स वगैरह बन रही होती हैं, इसके ऊपर क्या है। अब ये भी जो है हमारा रीड ओनली है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि इस पे क्या है कि इनको 13 स्केड्यूल में रखा हुआ है। इस पे क्या करते हैं, इस पे मिनिमम टैक्स जो है गवर्नमेंट एक अमाउंट चार्ज कर रही होती है, कि गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि आपकी प्रोडक्शन हो या ना हो, आपकी सेल्स हो या ना हो, हम मिनिमम आपसे जो है इतना टैक्स लेंगे। हाँ, अगर आपकी प्रोडक्शन उससे अबव हो गई तो हम टैक्स ज्यादा ले सकते हैं। मतलब आपको अगर एक महीने के लिए प्लांट बंद भी रहा है ना, तो गवर्नमेंट ने क्या करना है, आपसे मिनिमम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करके लेके जाना ही जाना है। तो ये आपका टैक्स ऑन स्टील प्रोडक्ट या शिप प्लेट्स आता है, इसको भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम गैस वगैरह सप्लाई कर रहे हैं सेकेंडरी स्टेशन को, तो इनसे नॉर्मल टैक्स जो है वो कितना चार्ज कर रहे होते हैं, हम 18% जो है वो टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। इसमें तमाम फेडरल ड्यूटीज वगैरह सारा कुछ जो है वो क्या होता है, शामिल होता। यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बताएं, एनी क्वेश्चन बाय एनीवन टिल दैट टाइम, तो मुझे बताएं। जी जनाब, के सवाल है। आठ, स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से ही है कि मिनिमम आप इतना प्रोड्यूस करना है, उससे कम प्रोड्यूस करेंगे तो आपसे मिनिमम टैक्स लेके चले जाएंगे। है ये भी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर, लेकिन अगर उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे एक्चुअल। जी जी सर। बोले। जी सर। सर हमारे इलाके में हमने अक्सर देखा है कि एक ही जगह पर एक कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जांपल ले ले, तो हम्म वर्क फोर्स ये है कि मुख्तलिफ लोग एक ही जगह पर काम करते होते हैं। हम्म तो वहाँ पर ये है कि अलग अलग बिजनेस होते हैं, लेकिन ये कि वो रिक्वायरमेंट जो है 10 वर्क फोर्स का वो पूरी नहीं होती, तो फिर वो देखिए, उसके साथ क्या करेंगे? आपके अलग अलग बिजनेस जो है वो नहीं, आपका हर बिजनेस सेपरेटली रजिस्टर्ड होगा। और बिजनेस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए, जस्ट यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आपकी दो प्लांट है, कुर्सियां बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो टेबल का अगर आपने अलग बनाया हुआ है तो वो टेबल अलग रजिस्टर्ड होगा, कुर्सियों वाला अलग रजिस्टर्ड होगा। तो ये हर बिजनेस के लिए है जो आप सेपरेटली रजिस्टर्ड करवा के बैठे होते हैं। सही। और जी जनाब बताएं, और कोई सवाल है तो बताएं। इसको इतने रखते हैं फिर, कल यहाँ थोड़ा और चलते हैं। कल हम आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि जो रिटेल आइटम्स हैं वो किस तरह मूव हो रही होती हैं। ठीक है, रिटेल आइटम जो है, जो हम डेली बेस पे पर कंज्यूम कर रहे हैं,
ये आप शरबत वगैरह पीते हैं या इफ्तारी के बाद आप एक स्पेसिफिक चीज़ पी रहे होते हैं, उनके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट किस तरह लेती है, हम कल सारी उनकी डिस्कशन करेंगे। रिटेल आइटम्स हमारी क्या होती हैं, किस तरह के चल होते हैं, और कल हम नॉर्मल सुबह का टाइम ही क्लास कर रहे होंगे 9 बजे। ओके, ठीक है जी, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।